हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल और आप सबका डीएनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है, पता ही होगा, लूसेंट की, है ना। आज लूसेंट की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मिडाइवल हिस्ट्री। और मिडाइवल हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन डिस्कस करना हमें, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, देखो हमारा टॉपिक चल रहा है लूसेंट, सॉरी लूसेंट का मुगल। ठीक है, और मुगल में हम कंप्लीट कर चुके थे कहाँ तक, शाहजहां तक। ठीक है, आज हमें कंप्लीट करना कौन सा, औरंगजेब। ठीक है, आज हम औरंगजेब से डिस्कस करेंगे और पूरा मुगल पढ़ेंगे आज, है ना। मुगल का प्रशासन भी पढ़ेंगे और मुगल के कुछ आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे और कुछ पेंटिंग वगैरह भी हम डिस्कस आज के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास से बने रहिए आखिर तक और अपने हाथ में कृपया लूसेंट की किताब जरूर लीजिए। उसके बिना मजा नहीं आएगा, नहीं पढ़ने में समझ में आए चल कर। कोई लूसेंट पढ़ रहे हो, लूसेंट की किताब नहीं है हाथ में, तो काहे का मजा पढ़ने का, है ना। चलो स्टार्ट करें। तो देखो, हमने आखिरी क्लास में डिस्कस किया था शाहजहां के बारे में। अब शाहजहां के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। ये लड़ाई किसने जीती आखिर में जाके, औरंगजेब ने। पूरी तरह से किसने जीत ली लड़ाई, औरंगजेब ने लड़ाई जीत ली। जीती नहीं जीती, बिल्कुल जीती सर। तो अब आगे कहानी क्या, अब औरंगजेब बन जाता है पूरा मतलब सुल्तान वगैरह जो भी बोलते होंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का या मुगल का नया शासक बन जाता है कौन, औरंगजेब। औरंगजेब है ना, बड़े ही कट्टर टाइप का मुस्लिम था ये। कहा जाता है कि ये जो कुरान है उसको ज्यादा फॉलो करता था। कौन, अपना अपना नहीं, उनका औरंगजेब। ठीक है, हाँ। अब औरंगजेब जब मुगल का औरंगजेब, हाँ उनका मतलब मुगल वाला होगा। ठीक है, जब औरंगजेब बादशाह बनता है तो टाइटल होल्ड करता है, और टाइटल का नाम क्या है, आलमगीर। देखो, औरंगजेब के नए टाइटल के साथ बैठता है और टाइटल का नाम क्या है, आलमगीर। ठीक है, चलो। जब औरंगजेब शासक बनता है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं मराठा। और मराठा में कौन चैलेंजेस होता है, शिवाजी। शिवाजी औरंगजेब को काफी ज्यादा क्या देते हैं, चैलेंजेस देते हैं। इसलिए क्या होता है, उसके बाद जय सिंह को पहुंचा देते हैं, वही औरंगजेब है ना, औरंगजेब पहुंचा देता है। और शिवाजी जी के साथ कौन सी संधि कर लेता है, पुरंदर की संधि। ठीक है, वो आप पढ़ो, बाद में मराठा पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा अच्छे से। औरंगजेब जो सिखों के नए नवे गुरु होते हैं, जो सिखों के नाइन्थ गुरु हुए, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, उनको ये जबरदस्ती इस्लाम करने के लिए मजबूर करता है। कौन, औरंगजेब। जब गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब को मना कर देते हैं कि भैया मैं इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो फिर एग्जीक्यूट कर देता कौन, औरंगजेब। किसको, सिखों के नवे गुरु, गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक है, फिर गुरु तेग बहादुर जी के बाद कौन आता है, गुरु गोविंद सिंह। कौन आते हैं, गुरु गोविंद सिंह आते हैं। ये सिख के 10वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह मुस्लिमों के जो मुस्लिम उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने एक दल बनाया। उस दल को बोलते हैं खालसा दल। क्या बोलते हैं उसको, खालसा दल। फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद ये दल किसने कंटिन्यू करा, बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर क्या करते हैं, बंदा बहादुर आपके जो मुगलों के खिलाफ एक कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लड़ाई छेड़ देते हैं। ठीक है, कौन, बंदा बहादुर। औरंगजेब के समय बीजापुर और गोलकुंडा काफी परेशान करते थे। तो दोनों को हराया किसने, औरंगजेब ने। और दोनों को हराकर उनको मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। औरंगजेब भैया कट्टर मुसलमान। अब उस समय क्या था, पेंटिंग बनाने का ट्रेंड चल रहा था, म्यूजिक का ट्रेंड चल रहा था। सब कुछ बैन कर दिया किसने, औरंगजेब ने। ये तक तो ये भी कहता था कि यदि किसी ने, कोई मुर्दा कोई मर गया, वो 5 फीट नीचे गड़ा हुआ, यदि उसने भी बीन बजाई या उसने भी कुछ बजाया तो मुझ तक सुनाया गया तो मैं उसके हालत को खराब कर दूंगा। पता नहीं कैसा डायलॉग बोलता था, है ना। फिर भी बोला, लोगों ने, अपन मान लेते हैं, इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि उसको ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था। सब कुछ बैन करके रखा। सही में औरंगजेब आज होता ना तो वापिस बैन कर देता म्यूजिक को। इतने बढ़िया बढ़िया, इतने घटिया घटिया सिंगर आए हैं, अब क्या बोले अपन, है ना। कच्चा बादाम, बस का बादाम,
कुछ भी मतलब कुछ भी बनाते हैं आजकल तो, चलो छोड़ो। हाँ, औरंगजेब होता तो बहुत मारता, सही में पकड़ पकड़ के मारता। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। हाँ, औरंगजेब के टाइटल भी देते हैं कौन सा, जिंदा पीर, क्या बोलते हैं इसको, जिंदा पीर। और इसने जजिया को समाप्त कर दिया था, किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, देखो औरंगजेब के बारे में क्या क्या पढ़ा अपन ने, इसने टाइटल होल्ड करा आलमगीर का। ठीक है, शिवाजी के ज्यादा चैलेंजेस थे सामने। ठीक है, गुरु तेग बहादुर, नवे गुरु को उसने फांसी दे दी इसने, औरंगजेब ने। गुरु गोविंद सिंह आए, बंदा बहादुर आया, बंदा बहादुर जी, सॉरी माफी चाहता हूँ, बीजापुर, गोलकुंडा को उसने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करा। ठीक है, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिंदा पर इसको कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब औरंगजेब के जाने के बाद कहीं ना कहीं मुगलों का पतन शुरू हो गया, क्योंकि अब कोई ऐसा राजा बचा नहीं जो सभी को बांध कर रखे, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग शासक नहीं बचा। अब आएंगे छुटकू मुटकू सो, है ना ये था बड़ा हाथी, अब आएंगे छोटे छोटे। औरंगजेब एकमात्र ऐसा आखिरी शासक था जिसने मुगलों को डर बना कर रखा था। अब वो खत्म, तो मुगलों का डर भी खत्म। अब आप देखोगे कि ऐसे ऐसे शासक आएंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। देखते कौन कौन आएंगे अब शासक। एक शासक है बहादुर शाह, क्या नाम है, बहादुर शाह। बहादुर शाह का रियल नेम क्या था, मुअज्जम, क्या नाम था उसका रियल नेम, मुअज्जम। ठीक है, और बहादुर शाह को टाइटल दिया शाह आलम। शाह आलम मतलब कुछ भी काम करनी था, तो ऐसे ही पढ़ लो, बस नाम सुन लो। जहांगीर शाह कैसे काम करनी था। फर्रुख सियर, इसको बोले धरणी कायर, एक नंबर का कायर इंसान, एक नंबर का बेवकूफ इंसान था फर्रुख सियर, कैसे में समझो। अब क्या होता था, इसने इसके समय अंग्रेज आए भैया, अब ये बीमार हो गया है ना, सही नहीं हो रहा था, ये खबर लग गई किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डॉक्टर भेजा हैमिल्टन, हैमिल्टन ने इलाज कर दिया फर्रुख सियर का। फर्रुख सियर हो गया खुश, फर्रुख सियर ने बोला बताओ क्या चाहिए भैया तुम्हें, ऐसे होता है राजा, खुश कर दिया, जो मांगो वो दे दो, ऐसे होता था। तो हैमिल्टन ने ये बोला कि भाई साहब हमें ट्रेड करने का परमिट दे दो फ्री में, बस इतनी सी बात, ले जाओ। बस यहीं से तो भैया ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर मिल गई भारत में ट्रेड करने की। अब सुनो, इनके पास था दस्तक, ए पास था, ठीक है, ये अपने पास को दूसरी कंपनी को बेचते थे। और ये खबर लगी किसको, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई साहब हाथ जोड़ो तुम्हारे में, मत करो ऐसा, नहीं माना। तो इसने 20 जून 1756 पर अटैक कर दिया, सबको पकड़ के छोटी सी कोठरी में ला दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसके बाद कौन सा बैटल होता है, प्लासी का, फिर बक्सर का बैटल होता है। ये बेवकूफ इंसान की वजह से इसको इसलिए बोलते हैं धरणिक कायर, एक नंबर का कायर इंसान था। कुछ काम तो था ही नहीं, वो लोगों का काम खराब करके चला गया पूरे देश का। हाँ, अब 1700 मतलब ये मानो कि इसने इसकी वजह से 400 सालों रूल करा, किसने, ब्रिटेन ने। चलो अब आता मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा नाम वैसा कर्म, इसको बोलते हैं रंगीला। इसको टाइटल दे दिया किसका, रंगीला का। इस अब नादिर शाह को पता है कि भैया रंगीला अंग्रेला बेटे अपने मस्त में मग्न है, कोई मतलब नहीं है इनको शासन करने का। एक काम करते हैं, अटैक करते हैं। तो 1739 में, याद है ना, 1739 में नादिर शाह आता है, वो अटैक करता है तत्ते हाउस और कोहिनूर यहाँ से ले जाता है। पहले दिल्ली आया था कौन, नादिर शाह, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब उधर जाओ, उधर मतलब एक शासक था नाम है जिसने दिल्ली पहुंचाया, दिल्ली में बहुत कुछ मिलेगा। और बेचारों को क्या हो रहा, सैनिकों को बहुत मारा गया था, तो उसका और दिमाग खराब हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के पास आया, तो तुम्हारे वजह से मेरा कुछ सैनिक मार गए, तो तत्या से कोहिनूर ले जाता है कौन, ये नादिर शाह, और मोहम्मद शाह रंगीला को भी मार दिया जाता है। उसके बाद आता है अहमद शाह। अहमद शाह के समय इंडिया में कौन आता है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आता है तो दिल्ली पंजाब वाले क्षेत्र पे अपने आदमी को बिठा के चले जाता है। उसकी छेड़खानी कौन जाता है, पढ़ाऊंगा मराठा में, है ना। फिर जिसकी वजह से क्या होता है, तीसरा पानीपत का बैटल होता है ना। चलो हाँ, आलमगीर,
आलमगीर के समय होता है तीसरा बेटा लो पानीपत, याद रखना बस। आलमगीर, शाह आलम को ये काम करनी है। अकबर सेकंड, हाँ अकबर सेकंड के बारे में एक बात याद रखना, अब जो मुगल थे भैया बड़े बड़े रथ पे बैठ के जा रहे हैं, अब इनके पास लूना भी नहीं है बैठने के लिए। पहले बड़ा बड़ा रथ, हजारों की सेना आगे हजारों की सेना पीछे, बड़े बड़े हाथी ये सब चल रहे साथ में, अब बेचारे अकेले ही चल रहे हैं। चल तो रहे, पैर में चप्पल नहीं बची पहनने के लिए, चलो वो तो ठीक है। पहले घोड़े पे बैठे थे, रथ पे बैठे, अब लूना भी नहीं है इनके पास। तो भैया ऊपर से भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों की पेंशन बंद कर दी, कोई जरूरत नहीं इनको पैसा वैसे देने की, किसी काम करेंगे। तो अकबर सेकंड ने बोला, राजा राम मोहन रॉय जी को बोला, इधर आओ है भाई साहब, क्या हुआ, हमारी पेंशन बंद कर दी यार, पेंशन चालू करवा दो। तो मोहन जी बोलूंगा क्योंकि अभी टाइटल नहीं मिला था इनको। मोहन जी आते लंदन, पहली बार ऐसे इंडियन थे जो लंदन गए थे, मतलब जिसने समुद्र पार किया था। और इनको अकबर सेकंड ने टाइटल दिया था राजा। राजा का टाइटल मोहन रॉय को किसने दिया, अकबर सेकंड। एक अकबर वो थे और एक अकबर ये है, ठीक। चलो अब आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह हो चुका बुजुर्ग, 60-70 साल की उम्र है। इसके समय हुआ था 1857 का विद्रोह। क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह। अब जबरदस्ती विद्रोहियों ने इसको पकड़ के बना दिया कि ये हमारा लीडर। अब उसके हाथ तो ऐसे कांप रहे हैं, उसको उठा के बना दिया ये क्या है, हमारा नेता। सूझ नहीं पड़ी, चल कर रही है, उसने बोल दिया हाँ ठीक है भाई मैं इनका नेता। मुगलों का शासक हमारा नेता, पूरा बर्बाद। इसको भी पकड़ के रंगून भेज दिया, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो वहीं सड़ता रही है, फिर मर गया, सड़ा तो नहीं, मर गया बेचारा वापिस। चलो तो ये थे कुछ हमारे, हाँ एक लंपट मूर्ख, हाँ बहादुर शाह को बोलते हैं लंपट मूर्ख। नाम भी देखो कैसे कैसे दिए, लंपट मूर्ख, घनिट काया, रंगीला। मतलब मुगलों को बर्बाद करने का मतलब पूरा क्रेडिट इन लोग को जाता है ना। औरंगजेब के पास बात तो कोई बच्चा ही नहीं ढंग का शासक, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं मुगलों का प्रशासन, ठीक है। देखो दो तीन जैसे डायनेस्टी पढ़ते हैं, विजयनगर हो गया, मुगल हो गया, उसके बाद आपने कौन सी पढ़ी, मुगल पढ़ी, और हाँ दिल्ली सल्तनत, इनमें मिडाइवल समेट कर खत्म हो जाती है ऐसा ही। इसलिए मुगल के बाद हमारी मिडाइवल की हो जाएगी पूरी तरह से आज कंप्लीट हो जाएगी। फिर थोड़ा सा मिडाइवल के बाद का मॉडर्न के पहले का एक पार्ट पढ़ेंगे मराठा होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ के पढ़ते हैं हम प्रशासन। यदि आप मुगलों का प्रशासन देखोगे किस कुछ इस प्रकार से बटा हुआ है। पहला सूबा, सूबा क्या होता है बताऊंगा, सरकार, परगना और ग्राम। सूबा मतलब मान लो आज के राज्य, उस समय क्या बोलते थे, सूबा, ठीक है। सरकार यानी जिले, परगना मतलब तालुका, जो तहसील वगैरह होते हैं ये उसको बोलते हैं तालुकास, और ग्राम मतलब गांव वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक जगह पे हर एक लेवल पे एक एक पर्सन बिठा के रखा था, एक एक ऑफिसर बिठा के रखा है। कैसे, जो सूबा है, सूबा में कौन किसको बिठा के रखा है, निजाम को या सूबेदार को। निजाम का काम होता था कि वहां का प्रशासन चलाना, और उसके बाद एक और दीवान करके, सूबा में दीवान था और निजाम था। दीवान का काम है रेवेन्यू चलाना, दीवान का काम है रेवेन्यू संभालना, और निजाम का काम है वहां का प्रशासन संभालना। इतना क्लियर है। चलो उसके बाद आता सरकार। देखो मैंने क्या बोला, मुगल प्रशासन कुछ इस तरह से बटा हुआ है, सूबा, फिर आता सरकार, फिर आता है परगना, फिर आता है ग्राम। सूबा में कौन बैठा है, दीवान, और कौन बैठा है आपका निजाम या सूबेदार बोलते हैं उसको। सूबा में जो दीवान बैठा है वो क्या संभाल रहा है, रेवेन्यू, और उसके बाद निजाम को क्या संभाल रहा है, वहां का प्रशासन। ऐसे सरकार, सरकार मतलब वहां के तहसील, सॉरी जिले। सरकार में कौन बैठा है, फौजदार, फौजदार क्या संभाल रहा है, वहां का प्रशासन। फिर से बोल रहा हूँ, सरकार के अंदर कौन बैठा है, फौजदार, सरकार मतलब जिले, फौजदार बैठा है, फौजदार का संभाल रहा है वहां का प्रशासन। अमल गुजार, अमल गुजार क्या संभाल रहा है, वहां का रेवेन्यू, क्या संभाल रहा है, वहां का रेवेन्यू संभाल रहा है। अब इधर देखो, दिख रहा हूं मैं, चलो आउट ऑफ कैमरा हो गया ना, चलो छोड़ो। अब आता परगना। परगना में जो सिकदार है, सिकदार, परगना में जो सिकदार है वो क्या संभाल रहा है, प्रशासन। और कानूंगो, कानूंगो संभाल रहा है रेवेन्यू का काम। कानूंगो मतलब आज के पटवारी, जैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। कहां पर, आपके किसके अंदर, परगना के अंदर। ग्राम आता है, ग्राम में मुकद्दम और पटवारी,
चलो फिर से आते हैं, सुबह में कौन थे, कौन थे, निजाम या सूबेदार, क्या संभालता था, प्रशासन। उसके बाद दीवान, किसका काम संभाल रहा है, रेवेन्यू को। फिर अपन ने पढ़ा क्या, सरकार, सरकार कौन सा काम संभाल रहा है, सरकार में कौन बैठा है, फौजदार और अमलगुजार। फौजदार क्या संभाल रहा है, प्रशासन, और अमलगुजार क्या संभाल रहा है, रेवेन्यू। फिर परगना, परगना में कौन बैठा है, सिकदार, और कौन बैठा, कानूनगो। और ग्राम में कौन बैठा, मुकद्दम, जो रेवेन्यू सॉरी प्रशासन संभालता है। और कौन बैठा है, पटवारी। चलो ये था हमारा पूरा आपका प्रशासन का कुछ लेवल। अब आगे बढ़ते हैं मनसबदार। जो मनसबदार सिस्टम था वो कौन लेकर आया था, अकबर। और मनसबदार सिस्टम किससे प्रेरित था, मंगोलों से। फिर से बोल रहा हूं, मनसबदार कौन लेकर आया, अकबर, किससे प्रेरित होकर, मंगोलों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मनसबदार अलग अलग टाइप के थे, कुछ होते हैं जाट, कुछ होते हैं सवर। सुनो, जो जाट थी वो क्या था मनसबदार में, रैंक। जैसे अलग अलग रैंक होते हैं ना, आपने आर्मी में देखी होगी, तो मनसबदार में भी जाट मतलब रैंक, यानी पोजीशन, यानी स्थिति। और सवर मतलब कितने घोड़े हैं, 8 सवर, 1000 सवर, ऐसे करके सवरों की काउंटिंग होती थी ना। तो जाट और सवर। मनसबदार में भी आप 3 कैटेगरी देख सकते हो। कौन सी कैटेगरी यहाँ पर, एक है मनसबदार की कैटेगरी, एक है अमीर की कैटेगरी, और अमीर उमड़ा। फिर से बोल रहा हूं, मनसबदार आपकी बुक में लिखा हुआ, लूसेंट की किताब खोल के बैठो भैया, नहीं तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर से बोल रहा हूँ, मनसबदार की 2 रैंक, एक जाट और एक सवर। जाट मतलब रैंक यानी पोजीशन, और सवर मतलब कितने हॉर्स है। 3 कैटेगरी है मनसबदार, अमीर, अमीर उमड़ा। ठीक है, अब इनको सैलरी कैसे मिलती थी, तो सैलरी 2 फॉर्म होते थे, या तो इनको कैश दे दो, नगद दे दो, या फिर इनको किसी क्षेत्र की जागीरदारी दे दो। सुनो, अब इसकी वजह से पूरा मुगल बढ़ गया, दूर दूर तक प्रशासन चल रहा है, संभालने वाला कोई नहीं है, वो अपने लेवल पे क्या होगा, स्वतंत्र हो गए। तो इसलिए तो मतलब कहने के मनसबदार सिस्टम इतना अच्छे से बाद में नहीं चल पाया। अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां, अब्बास, लिमिट, उसके बाद तो मनसबदार में क्या होने लगा, सब अपनी मनमानी करने लग गए, और पूरे मुगलों का क्या होगा, विखंडन हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब जहांगीर आया, कुछ पदों जोड़ दिए इसने, जैसे दोष पर सी अस्पा, दोष पर से ही अस्पा, किसने जोड़ा, ये जहांगीर ने। शाहजहां ने क्या बोला, जमा ए दमी, जमा ए दमी। ठीक है, अब सुनो, अब क्या हो रहा है, शाहजहां के बाद अब देखोगे कि उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा जितना मुगलों को चाहिए था। इसलिए शाहजहां के बाद तो मनसबदारी सिस्टम उतना अच्छे से प्रभावी नहीं हो पाया था। ठीक है, इसलिए पूरा बाद में मुगल बिखर गया। कुछ रेवेन्यू मेथड होती है, कॉन्कट, रई, जब्दी, याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कट कर दो उसको। चलो, देहसाला सिस्टम था, एक क्या था इनका, देहसाला सिस्टम। देहसाला सिस्टम में क्या होता था कि 10 सालों का असेसमेंट करने के बाद ही प्रॉपर टैक्स लगाया जाता था। ये था देहसाला सिस्टम, जैसा लूसेंट में लिखा मैंने बता दिया ना। चलो, देहसाला सिस्टम किसके कहने पर लाया गया था, टोडरमल, टोडरमल के कहने पर लाया गया था। कौन लेकर आया था, अकबर। कौन लेकर आया था, अकबर लेकर आया था। ठीक है, कुछ और सुन लो, मदद माँ, सैयद गुजार, ये सब बस इतना याद रखो। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, औरंगजेब पढ़ लिया। ठीक है, औरंगजेब के बाद अपन ने पढ़े लेटर मुगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा अपन ने प्रशासन किस प्रकार से बटा हुआ है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से रूल होता है यहाँ पर, मनसबदारी सिस्टम क्या था, देहसाला सिस्टम क्या था, हमने ये देख लिया। अब लास्ट बचा है यहाँ का आर्ट एंड कल्चर। देखो, आर्ट एंड कल्चर यदि बाबर के पास, यदि बाबर के समय देखो, हुमायूं के समय देखो, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके समय बड़े लेवल पे क्या हुआ, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। साहब ने औरंगजेब नहीं बोला, औरंगजेब को पसंद ही नहीं था, ना पेंटिंग बनाना, म्यूजिक, ना कुछ नहीं करवाया उसने। एक काला ताजमहल बनवाया उसने बुरहानपुर में, बस तैयार रखना। चलो, हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से किले किसने बनवाए, इससे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ऐसे तो हजारों बनवाए, पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, कुछ 10-20 बस, 8-10 ज्यादा नहीं। जैसे हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, या मैं कहूं कि हुमायूं के मकबरों को देख के क्या बनाया, ताजमहल। ये ऐसा मकबरा है जिसमें आपको 2 गुंबद देखने को मिलेगी। गुंबद क्या होती है, सुनो, आपने इस तरह से मकबरा देखा होगा, ये देखो, ये गुंबद है ना, ये क्या है, तोम्ब है। डबल टॉम्ब वाला मकबरा किसका है, हुमायूं का।
कहाँ पर है ये? आगरा में, ठीक है। वो किसने बनवाया ये? बेगम, उनकी जो वाइफ थी, विडो थी, उनकी जो विधवा थी हुमायूं थी, उसने बनवाया, है ना। क्या नाम था उसका? बेगा बेगम, ठीक है। अब फतेहपुर सिकरी, आगरा में अपने फतेहपुर सिकरी देखी होगी। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, यानी बसाया। फतेहपुर सिकरी किसने बसाया? अकबर ने। वो आगरा किसने बसाया? आगरा, आगरा सिकंदर लोधी, लोधी डायनेस्टी है, ठीक है। सिकंदर लोधी। शेख सलीम चिश्ती को बहुत ज्यादा मानता था कौन? अकबर। सलीम भैया मतलब इनका आशीर्वाद से आए थे, ठीक है। तो सलीम भैया ने क्या करा, मतलब जहांगीर ने इनका मकबरा पक्का करवा दिया। इनके मकबरे में बढ़िया क्या लगवा दी? मार्बल वगैरह लगवा दी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। नूरजहां बढ़िया, मतलब नूरजहां अपने पिता से बड़ा ही प्यार करती थी। तो अपने पिता के लिए उसने एकमात-उद्दौला का मकबरा बनवाया। कौन सा? एकमात-उद्दौला का मकबरा। ऐसा माना जाता है पहले मार्बल का मकबरा माना जाता है। किसने बनवाया ये? नूरजहां ने। कहां पर बनवाया? आगरा के अंदर। जहांगीर ने एक मोती मस्जिद बनवाई, कहां पर? लाहौर में। लाहौर में, ठीक है। क्या बनवाया इसने? मोती मस्जिद। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। पता ही है, मुमताज की याद में। मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया। आजकल तो रोटी नहीं बनाता कोई भी, ऐसा ताजमहल बनवा दिया। ऐसा मानते हैं कि भैया ताजमहल बनने के बाद मजदूरों का हार कटवा दिए। गलत है ना, वो सब गलत हमें पाल के रखी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बड़े सम्मान करके उसको भेजा गया था। मजदूरों को ईरान से आए थे तो सबको भेज दिया सम्मान करके। बस इसके जैसा अभी तक कोई बना नहीं है ना। हाँ, एक आप देखोगे यदि हुसैन शाह का मकबरा, हुमायूं का तोम, दोनों से प्रेरित होकर ताजमहल बनाया गया था आगरा में, यमुना नदी के किनारे। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। इलाहाबाद का किला यह बनवाया था अकबर ने, है ना। इसमें पहले क्या होती थी? सिविल सर्विस के एग्जाम होती थी। आगरा का किला, तख्त हाउस, ये सब शाहजहां ने बनवाए, ठीक है। तो मतलब, और इसमें शाहजहां के टाइम पे सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के काम हुए, सबसे ज्यादा। पूरा पैसा शाहजहां ने किसमें लगा दिया? बनवाने में लगा दिया ना। बेचारा को खुद को इज्जत नहीं मिली, बाद में पड़ा रहा बेचारा कुछ सालों तक। तो आप समझते हैं कुछ पेंटिंग, चित्रकारी। देखो, चित्रकारी हमें मिलती है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर के समय, बस। फिर औरंगजेब आ गया। औरंगजेब का नाम नहीं लिया आपने, बोल तो रहा हूँ। औरंगजेब को काफी नफरत थी, ये बहुत नफरत थी उसको इन सब चीजों से, कभी विश्वास नहीं करता था वो ना। और सबसे ज्यादा पेंटिंग उसके समय बनी है जहाँ जो चीज बैन होती है सबसे ज्यादा वहीं यूज होती है, पता ही होगा। चलो, हुमायूं के समय पेंटिंग को पेंटर कौन कौन थे याद रखना है, रखना नहीं तो मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। मीर सैयद अली, अब्दुल समद। कौन कौन था हुमायूं के समय पेंटर? कौन था? मीर सैयद अली, हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। अब्दुल समद, वो कौन था? अब्दुल समद। अकबर के समय कौन था? अकबर के समय था दसवंत और बसावन। बसावन दसवन, दसवन बसावन, दसवन बसावन अकबर, दसवन बसावन अकबर, ऐसा रखना। अब जहांगीर के समय कौन था? हाँ, जहांगीर को बड़ा शौक पेंटिंग का, तो बहुत शौक था। ऐसा माना था पेंटिंग का जो गोल्डन पीरियड था वो किसके समय था? जहांगीर के समय। और जहांगीर के समय आपको काफी सारे पेंटर देखने को मिलेंगे। जैसे कौन कौन से मिलेंगे? एक है आपका अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। और कौन था? बिशन दास। तो ये था पूरा हमारा मुगल साम्राज्य। आपको किताबें देखने को मिलती है, एक मिनट रुको, मैं अपनी किताब उठा लूं, ठीक है। और कुछ किताबें लिखी गई थी किसके समय? मुगलों के समय। एक बार नजर डाल लो किताबों में, पढ़ा ही देता हूँ। कहाँ तुम पढ़ोगे, पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, है ना। कहाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भैया मुगल? चलो, कुछ कुछ किताबें जैसे तुजु के बाबरी, बाबर ने लिखी। कुनान ए हुमायूं, ये किसने लिखी? आमिर ने लिखी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबर नामा अबुल फजल ने लिखी। हाँ, अबुल फजल ने लिखी, है ना। और अकबर का पढ़ा दिया मैंने, चलो हाँ ठीक है, पढ़ा तो दिया। इकबाल नामा मत याद रखना, आलमगीर नामा ठीक है मत याद रखना, हाँ।
मुंतफुक उल तुरहाइक किसने लिखी? बदाऊन ने लिखी। बाकी मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। शाहजहां की याद रख लेना, बादशाह नामा, चलो ठीक है छोड़ो। दारा सिको की सर अकबर, दारा सिको ने कौन सी लिखी थी? दर अकबर, सर अकबर, ठीक है। बाकी अब हमारा ये खत्म होता है लगभग, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है। तंबाकू बंद करवा दिया जहांगीर ने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा मराठा। अब हमारा क्या बचा हुआ है? मराठा बचा हुआ ना मिडाइवल में, वो कुछ भी नहीं है, मतलब मिडाइवल के बाद का और मॉडर्न के पहले का पीरियड बचा है। तो मराठा में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही क्लास में पूरा मराठा क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास हो लगी आपकी मिडाइवल पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न, बस मॉडर्न बची हमारी, इतिहास पूरी तरह से क्या हो जाएगा खत्म। मॉडर्न में आपका कम से कम 3 से 4 क्लास, बस पूरे मॉडर्न कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलो फिर हमारा मिडाइवल वाला पोर्शन खत्म होता है, बहुत बड़ा पोर्शन था। मुगल 3 क्लासेस लगी, 3 क्लास में हमने मुगल कंप्लीट कर दिया है। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होती, आधा आधे घंटे की क्लासेस होती है, तो आधा घंटा भी रोज पढ़ोगे लूसेंट तो काफ़ी बहुत है। एक सीरीज चल रही है पॉलिटी की, वो पॉलिटी क्लास देखा करो, तुम्हारे लिए मेहनत है भैया, लूसेंट की पॉलिटी नहीं, काफ़ी अदर सोर्सेस से मिला के पढ़ा रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना उसको। और हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल आना वापस से बढ़िया रिवीजन करके, नेक्स्ट क्लास कल मत आना, मतलब नेक्स्ट क्लास में आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटी, फिर उसके बाद सीबीएसई का कोई सा एक टॉपिक या क्लास 10 या 9 का टॉपिक उठा के पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है, ताकि वो सभी के लिए हेल्पफुल रहे। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपने ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में कोई डाउट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।